नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्ष से बातचीत की। उन्होंने द्विपक्षीय और सामयिक मुद्दों पर आपसी सहयोग पर चर्चा की। परीक्षा की तनाव मुक्त तैयारी के लिए प्रधानमंत्री के आपसी संवाद वाले कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के पंजीकरण का आज अंतिम दिन। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने मुकेश अंबानी के घर के पास मिले विस्फोटक से भरे वाहन के सिलसिले में सहायक पुलिस निरीक्षक सचिन वाजे को गिरफ्तार किया। भारत में लगभग 3 करोड़ लोगों को कोविड के टीके लगाए गए। नागर विमानन महानिदेशालय का निर्देश, चेतावनी के बावजूद मास्क पहनने से मना करने वाले यात्रियों को विमान से उतारें। 5 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार में तेजी। कांग्रेस ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए 21 उम्मीदवारों की सूची जारी की। राज्य में अब तक लगभग 100 करोड़ का सोना और नकदी जब्त। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 9 वांछित आतंकवादियों और उनके सहयोगियों के नाम जारी किए। इनकी सूचना पर इनाम की घोषणा। क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच अहमदाबाद में आज दूसरा 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैच होगा और लखनऊ में महिला क्रिकेट के 5 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला के चौथे मैच में आज भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला। समाचार प्रभात में रवि कपूर के साथ मैं चंद्रिका जोशी। कोविड महामारी से देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल श्रीलंका के राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्ष से टेलीफोन पर बातचीत की। उन्होंने भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय और सामयिक मुद्दों पर आपसी सहयोग तथा अनेक घटनाक्रमों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने कोविड महामारी की चुनौतियों के संदर्भ सहित सभी प्रासंगिक मुद्दों पर लगातार संपर्क बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की। श्री मोदी ने दोहराया कि भारत की पड़ोसी प्रथम की नीति में श्रीलंका का खास महत्व है। प्रधानमंत्री के आपसी संवाद वाले शैक्षिक कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के लिए पंजीकरण का आज आखिरी दिन है। परीक्षा पे चर्चा छात्रों के लिए एक तनाव मुक्त वातावरण तैयार करने का कार्यक्रम है, जो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चलाए जा रहे परीक्षा योद्धा आंदोलन का हिस्सा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस वर्ष परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का 4था संस्करण है और इसे वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम की लोकप्रियता को देखते हुए इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न केवल छात्रों से संवाद करेंगे बल्कि अभिभावकों और अध्यापकों से भी रूबरू होंगे। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए छात्र, अध्यापक या अभिभावक MyGov इनोवेट प्लेटफॉर्म पर आयोजित परीक्षा पे चर्चा प्रतिस्पर्धा में हिस्सा ले सकते हैं। ये प्रतिस्पर्धा कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्रों के लिए खुली है। प्रत्येक विजेता को विशेष रूप से तैयार किया गया प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। विजेताओं में से छात्रों के एक छोटे समूह को प्रधानमंत्री से सीधे बातचीत करने और उनसे प्रश्न पूछने का मौका मिलेगा। प्रत्येक विजेता को प्रधानमंत्री के साथ लिए गए उसके फोटोग्राफ पर भी श्री मोदी के हस्ताक्षर वाला एक प्रतीक चिन्ह डिजिटल रूप से दिया जाएगा। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कुमार राधारमण। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने बताया कि अधिक से अधिक संख्या में बच्चों और अभिभावकों को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए। आज का दिन लास्ट डे है जबकि हमको परीक्षा पे चर्चा के लिए रजिस्ट्रेशन करना है। हमारे प्रधानमंत्री जी खुद इस बात को जानते हैं कि चिंता क्या होती है। इस रूप में जब वो हमारे बच्चों को, हमारे शिक्षकों को और जब पेरेंट्स को ये बताएंगे कि परीक्षा किस तरीके से दी जाए, परीक्षा में चिंता को किस तरीके से दूर भगाया जाए, तो इससे अच्छा और उत्तम कुछ नहीं हो सकता। तो मेरा सभी लोगों से निवेदन है, अधिक से अधिक इस कार्यक्रम का लाभ उठाएं। पूरी दुनिया में एक विशेष प्रकार का कार्यक्रम है और जब भी इस कार्यक्रम का आयोजन हो तो इसके भागीदार बने। मेरी शुभकामनाएं। इस कार्यक्रम में पिछली बार शामिल रही जबलपुर की छात्रा हिमाक्षी पटेल ने आकाशवाणी के साथ अपने अनुभव साझा किए।
परीक्षा पे चर्चा एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें प्रधानमंत्री बच्चों को इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, बच्चों को उनसे लाइव मिलने का और इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है। मुझे भी ये मौका पिछले साल मिला था। मैं बहुत ही ज्यादा खुश हुई थी और वहां जाके मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने प्राइम मिनिस्टर को सामने से देखा, उनकी बातें सुनी, उनने अपने खुद के लाइव एग्जाम्पल्स दिए जो उनके साथ हुआ है। मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम से लाभान्वित एक छात्र कुशल पांडे ने आकाशवाणी के साथ अपने विचार साझा किए। मैं पिछले साल परीक्षा पे चर्चा इस इवेंट के लिए सिलेक्ट हुआ था। नरेंद्र मोदी जी जब स्टेडियम में आए, सभी बहुत उत्साहित थे उनके थॉट्स सुनने के लिए, उनके आइडिया सुनने के लिए। उन्होंने अपने आइडिया प्रकट किए, जैसे सवाल हमने पूछे उनसे उन्होंने जवाब दिया। वो उत्तर आज भी हमारे अभी कुछ दिनों में हमारी बोर्ड एग्जाम्स है 10th और 12th की, तो हम उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वहाँ पे। तो मैं हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी सर को धन्यवाद कहना चाहता हूँ। उन्होंने हमारे लिए उनका एक महत्वपूर्ण टाइम दिया। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ से संबंधित आजादी का अमृत महोत्सव पर प्रदर्शनी का देश के 6 स्थानों में कल वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। ये 6 स्थान हैं जम्मू, इम्फाल, पटना, भुवनेश्वर, पुणे और बेंगलुरु। नई दिल्ली में प्रदर्शनी के उद्घाटन के बाद श्री जावड़ेकर ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों के महान बलिदान के बाद देश को आजादी मिली थी। उन्होंने कहा कि इस प्रदर्शनी के माध्यम से लोग स्वाधीनता संग्राम के बारे में जानकारी हासिल कर सकेंगे। आजादी का अमृत महोत्सव प्रदर्शनी और भी बेहतरीन की जाएगी, क्योंकि लोगों को इतिहास के पन्नों के साथ अपनी भाषा में आजादी की लड़ाई की जानकारी मिले, आजादी के बाद क्या हुआ उसकी जानकारी मिले, ये जरूरी है। और इसमें गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर आम्बेडकर, नेहरू जी और सारे क्रांतिकारी भी, खुदीराम बोस से लेकर भगत सिंह और सुखदेव, राजगुरु, इन्हीं के बदौलत हमें आजादी मिली है। यही संदेश इस प्रदर्शनी का है। नागर विमानन मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव शुरू होने के अवसर पर उड़ान बोली प्रक्रिया के 4थे संस्करण के अगले चरण में लगभग 392 मार्गों पर विमान सेवा शुरू करने की पेशकश की है। ये प्रस्ताव छोटे हवाई अड्डों को जोड़ने के उद्देश्य से किया गया है, जिसमें विशेष हेलीकॉप्टर और सी प्लेन मार्ग शामिल हैं। सागरमाला सी प्लेन सेवा के अंतर्गत बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के परामर्श से कुछ नए मार्गों के प्रस्ताव भी किए गए हैं। उड़ान योजना के अंतर्गत 325 मार्गों और 56 हवाई अड्डों पर विमान सेवा उपलब्ध है। इनमें 5 हेलीकॉप्टर और 2 वाटर एरोड्रोम सेवाएं शामिल हैं। क्षेत्रीय मार्ग संयोजन योजना उड़े देश का आम नागरिक नागर विमानन मंत्रालय की एक अग्रणी योजना है। इसका उद्देश्य विमान यात्रा को सस्ता बनाना है। ये योजना देश की आर्थिक वृद्धि को तेज करने, रोजगार के अवसर बढ़ाने और विमान यात्रा सुविधा विकसित करने के इरादे से शुरू की गई है। देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विविधतापूर्ण संस्कृति के बीच आपसी तालमेल और मेलजोल बढ़ाने के उद्देश्य से चलाए गए सरकार के अभियान एक भारत श्रेष्ठ भारत को आकाशवाणी ने आगे बढ़ाया है। इसका एक और उद्देश्य लोगों के बीच आपसी सद्भाव बढ़ाना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसी पहल के तहत तमिलनाडु को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का जोड़ीदार राज्य बनाया गया है। विविधता में एकता ही भारत देश की विशेषता है। भारत सरकार की एक पहल एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को एक सूत्र में पिरोने का प्रयास और उनकी सांस्कृतिक दूरी को कम करने का प्रयत्न करना है। इसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को तमिलनाडु राज्य के साथ जोड़ा गया है। इस संदर्भ में अन्ना विश्वविद्यालय के एक भारत श्रेष्ठ भारत क्लब ने इस महीने की 4 तारीख को एक वक्तृत्व प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस आयोजन का विषय जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु के उल्लेखनीय ऐतिहासिक स्थान थे। कार्यक्रम गूगल मीट पर आयोजित किया गया। पहले 3 विजेताओं को उपलब्धि प्रमाण पत्र और अन्य प्रतिभागियों को भागीदारी प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं सुनील कौल। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पवित्र अमरनाथ यात्रा इस वर्ष 28 जून से शुरू होगी। 56 दिन चलने वाली यात्रा का समापन 22 अगस्त को होगा। पिछले साल कोविड महामारी के कारण अमरनाथ यात्रा रद्द कर दी गई थी। हालांकि इस वर्ष भी कुछ राज्यों में कोविड संक्रमण के मामले बढ़ने की खबर है, इसलिए यात्रा के दौरान कोविड के मानकों का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। श्री अमरनाथ तीर्थ बोर्ड ने कहा है कि प्रातः और संध्या पूजा और आरती का ऑनलाइन प्रसारण होगा।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले का दौरा करेंगे। वे उत्तर प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति कल वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने गंगा आरती में भाग लिया और अपने परिवार के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री कोविंद सोनभद्र जिले के बाभनी खंड के चपकी इलाके में जाएंगे और वहां वनवासी समागम में भाग लेंगे तथा सेवा कुंज आश्रम के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रपति के इस दौरे का इलाके के लोगों को काफी दिनों से इंतजार था, क्योंकि पिछले साल भी ये दौरा प्रस्तावित था, लेकिन कोरोना की वजह से संभव नहीं हो सका। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का चपकी के सेवा कुंज आश्रम से बहुत पुराना रिश्ता है और यह आश्रम लगभग 2 दशक से ज्यादा वक्त से इलाके के आदिवासियों की संस्कृति को संजोने और उनके सामाजिक विकास के लिए काम कर रहा है। खनिज संपदा से भरे सोनभद्र जिले में आदिवासियों की अच्छी खासी आबादी है और प्रदेश का ये इकलौता ऐसा जिला है जहां 2 विधानसभा सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। आज राष्ट्रपति जिस वनवासी समागम में हिस्सा लेंगे उसमें हजारों आदिवासियों के शामिल होने की उम्मीद है। कार्यक्रम के संयोजक विमल सिंह ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद यहां लगभग 2 घंटे आदिवासियों के बीच रहेंगे और उनकी संस्कृति की झलक देखने के साथ ही सेवा कुंज आश्रम के 2 छात्रावास और एक भोजनालय का लोकार्पण भी करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रेणुकूट, सोनभद्र। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्ष से बातचीत की। उन्होंने द्विपक्षीय और सामयिक मुद्दों पर तथा आपसी सहयोग पर चर्चा की। परीक्षा की तनाव मुक्त तैयारी के लिए प्रधानमंत्री के आपसी संवाद वाले कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के पंजीकरण का आज अंतिम दिन। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने मुकेश अंबानी के घर के पास मिले विस्फोटक से भरे वाहन के सिलसिले में सहायक पुलिस निरीक्षक सचिन वाजे को गिरफ्तार किया। भारत में लगभग 3 करोड़ लोगों को कोविड के टीके लगाए गए। नागर विमानन महानिदेशालय का निर्देश, चेतावनी के बावजूद मास्क पहनने से मना करने वाले यात्रियों को विमान से उतारें। 5 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार में तेजी। कांग्रेस ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए 21 उम्मीदवारों की सूची जारी की। राज्य में अब तक लगभग 100 करोड़ का सोना और नकदी जब्त। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 9 वांछित आतंकवादियों और उनके सहयोगियों के नाम जारी किए। इनकी सूचना पर इनाम की घोषणा की। क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच अहमदाबाद में आज दूसरा 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैच होगा और लखनऊ में महिला क्रिकेट की 5 एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला के चौथे मैच में आज भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने मुंबई पुलिस के सहायक पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे को कल अर्धरात्रि में गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले उससे एनआईए के मुंबई कार्यालय में लगभग 12 घंटे तक पूछताछ की गई थी। वाजे को उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के पास 25 फरवरी को विस्फोटकों से भरी गाड़ी मिलने की घटना में उसकी संलिप्तता के लिए गिरफ्तार किया गया है। वाजे पर भारतीय दंड संहिता की कई धाराएं लगाई गई हैं, जिसमें 286, 465 और 473 शामिल हैं। गृह मंत्रालय से आदेश मिलने के बाद एनआईए ने इस मामले को पिछले सोमवार अपने हाथ में लिया था। वाजे ने इससे पहले ठाणे सत्र न्यायालय में अंतरिम जमानत याचिका दायर की थी। अदालत ने वकीलों की जिरह सुनने के बाद उसे राहत देने से मना कर दिया था और मामले की अगली सुनवाई के लिए इस महीने की 19 तारीख तय की थी। शुरू में यह मामला मुंबई पुलिस की अपराध शाखा के पास था, जिसमें वाजे ही जांच अधिकारी था। विस्फोटकों से भरी गाड़ी के कथित मालिक मनसुख हिरेन का शव 5 मार्च को ठाणे क्रीक में मिला था। हिरेन की पत्नी ने दावा किया था कि उस पर गाड़ी की जिम्मेदारी लेने का दबाव बनाया जा रहा था। यह भी दावा किया गया है कि नवंबर 2020 से फरवरी 2021 तक वाजे इस गाड़ी का प्रयोग कर रहा था। हालांकि वाजे ने इस आरोप को नकार दिया था। महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले को उठाया था, जिसके बाद यह मामला महाराष्ट्र एटीएस को सौंपा गया था। उसके तुरंत बाद ही वाजे को अपराध शाखा से स्थानांतरित कर दिया गया था। देश में अब तक 2,91,92,547 लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जा चुकी है। इनमें से 73,31,498 स्वास्थ्य कर्मियों ने पहला टीका लिया है। 42,00,000
58,297 स्वास्थ्य कर्मियों को दूसरा टीका लगाया जा चुका है। कल 9,74,090 लोगों ने वैक्सीन ली। इनमें पहली बार टीका लेने वालों की संख्या 8,05,014 है। कल ही 1,69,076 स्वास्थ्यकर्मियों और अग्रणी कार्यकर्ताओं को वैक्सीन का दूसरा टीका लगाया गया। कोरोना टीकाकरण का राष्ट्रव्यापी अभियान 16 जनवरी से शुरू हुआ था। अग्रणी कार्यकर्ताओं का टीकाकरण 2 फरवरी से शुरू किया गया था। टीकाकरण का तीसरा चरण 1 मार्च से प्रारंभ हुआ, जिसमें 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों और अन्य रोगों से ग्रस्त 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। गुजरात में कल 1,20,707 लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी गई। इनमें से 90,000 से अधिक लोग 60 वर्ष से अधिक उम्र के अथवा अन्य रोगों से ग्रस्त 45 वर्ष से अधिक उम्र के हैं। हमारे संवाददाता ने सरकारी सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि किसी भी व्यक्ति पर कोरोना वैक्सीन के दुष्प्रभाव की कोई खबर नहीं है। स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों के अनुसार गुजरात में अब तक 19,33,388 लोगों को टीके की पहली खुराक और 4,87,135 लोगों को टीके की दूसरी खुराक दी जा चुकी है। इस बीच गुजरात में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 संक्रमण के 775 नए मामले दर्ज हुए, जबकि 579 मरीजों को ठीक होने के साथ अस्पतालों से छुट्टी दी गई। राज्य में अब तक 2,68,775 मरीज कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं। इस वक्त राज्य में 4,200 सक्रिय मामले हैं, जिसमें से 53 मरीज वेंटिलेटर पर है। राज्य में पिछले 24 घंटों में संक्रमण के सबसे अधिक 206 नए मामले सूरत में दर्ज हुए। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। केंद्र शासित प्रदेश पुद्दुचेरी में अब तक कोविड के 40,015 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से 39,154 मरीज उपचार के बाद ठीक हो गए। इस संक्रमण से 670 रोगियों की मृत्यु हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं को कोविड का टीका लगाने के काम में तेजी आ गई है। केंद्र शासित प्रदेश पुद्दुचेरी में 12,367 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया गया है। अब तक 24,487 लोगों का टीकाकरण हो चुका है। इस बीच पुद्दुचेरी में कल कोविड के 31 मामले दर्ज किए गए और किसी भी रोगी की मृत्यु का समाचार नहीं है। नए मरीजों में 5 माहे से, 23 पुद्दुचेरी से और 3 कराईकल से थे। यानम से कोविड का कोई नया मामला दर्ज नहीं किया गया। उपचार के बाद 26 रोगियों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। फिलहाल 191 मरीजों का इलाज चल रहा है। इनमें से 87 लोग अस्पताल में हैं और 104 रोगी घर पर ही स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। पुद्दुचेरी से चंद्रमोहन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विजय लक्ष्मी काथोटिया। नागर विमानन महानिदेशालय ने विमान सेवा संचालन कंपनियों से कहा है कि लगातार चेतावनी के बावजूद जो यात्री मास्क उचित ढंग से नहीं पहनते, उन्हें विमान से उतार दिया जाना चाहिए। महानिदेशालय ने कहा कि यात्रियों के लिए कोविड नियमों का कड़ाई से पालन करना जरूरी है। महानिदेशालय ने कहा कि ये देखा गया है कि हवाई यात्रा करने वाले कुछ लोग कोविड के मानकों का पालन नहीं कर रहे हैं। ये लोग उचित ढंग से मास्क नहीं पहनते हैं और प्रवेश द्वारों पर परस्पर सुरक्षित दूरी के मानक का भी पालन नहीं हो रहा है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल या अन्य पुलिस कर्मियों को हवाई अड्डों के प्रवेश द्वारों पर तैनात किया गया है और ये सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि बिना मास्क के कोई यात्री अंदर नहीं जाने पाए। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज हो रहा है। पहले चरण के चुनाव वाले जिलों में आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और स्टार प्रचारक कई रैलियों को संबोधित करेंगे और रोड शो का आयोजन करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह पश्चिमी मेदिनीपुर के खड़गपुर में रोड शो करेंगे। कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी पुरुलिया के अलावा पश्चिमी और पूर्वी मेदिनीपुर में रैलियों को संबोधित करेंगी। उधर वाम मोर्चा और तृणमूल कांग्रेस घर घर जाकर प्रचार करने पर जोर दे रहे हैं। वाम मोर्चा के अध्यक्ष विमान बसु आज झारग्राम में प्रचार करेंगे। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तथा पार्टी के एक कार्यक्रम में शामिल होंगी। सुश्री बनर्जी आज शाम पार्टी का घोषणा पत्र भी जारी कर सकती हैं। डॉक्टरों के मुताबिक सुश्री ममता बनर्जी की तबीयत में काफी सुधार हुआ है और उनकी बाईं एड़ी की सूजन कम हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में पार्टी के उम्मीदवारों की सूची तय करने के लिए कल नई दिल्ली में बैठक हुई। पार्टी मुख्यालय में हुई इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और अन्य वरिष्ठ पार्टी नेताओं ने भाग लिया।
कांग्रेस ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए अपने 21 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। 2016 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने डीएमके पार्टी के साथ गठबंधन में 41 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 6.47% वोट लेकर 8 सीटें जीती थीं। कांग्रेस को अभी 4 और प्रत्याशियों के नाम घोषित करने हैं। इस बार कांग्रेस का 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के साथ सीधा मुकाबला है। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों की आज घोषणा कर सकती है। डीएमके पार्टी की सहयोगी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने भी कल अपने 6 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। तेलंगाना में आज राज्य विधानमंडल परिषद के 2 स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान हो रहा है। इनमें 21 जिलों में बनाए गए 1530 मतदान केंद्रों में 10,36,000 से ज्यादा स्नातक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। इस चुनाव के लिए महबूबनगर, रंगारेड्डी, हैदराबाद निर्वाचन क्षेत्रों में 93, जबकि वारंगल, खम्मम, नलगोंडा निर्वाचन क्षेत्र में 71 उम्मीदवार मैदान में हैं। मतदान अपराह्न 4 बजे तक चलेगा। दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में ये द्विवार्षिक चुनाव इस महीने की 29 तारीख से खाली हो रहे पदों को देखते हुए कराए जा रहे हैं। मतगणना 17 मार्च को होगी। असम में भाजपा नेताओं के पहुंचने के साथ ही चुनाव प्रचार में तेजी आ रही है। वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह आज ऊपरी असम में कई चुनाव सभाओं को संबोधित करेंगे। जम्मू कश्मीर में दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले के रावलपोरा इलाके में रात भर चली मुठभेड़ में एक आतंकवादी सुरक्षा बलों के हाथों मारा गया। मुठभेड़ कल शाम शुरू हुई, लेकिन अंधेरे के कारण इसे रोक दिया गया। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा 2020 क्रिकेट मैच आज अहमदाबाद में खेला जाएगा। ये मुकाबला नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7 बजे से होगा। एक रिपोर्ट। सीरीज के पहले मुकाबले में इंग्लिश टीम के हाथों 8 विकेट से हार का सामना करने के बाद भारत दूसरे मैच में वापसी करने के इरादे से मैदान पर उतरेगा। वहीं इयोन मोर्गन की टीम इस मुकाबले को अपने नाम करके सीरीज में 2-0 की बढ़त लेना चाहेगी। दूसरे 2020 मैच का आकाशवाणी के FM रेनबो और अतिरिक्त मीटरों से सीधा प्रसारण किया जाएगा। भारत और इंग्लैंड के बीच अब तक 15 2020 मैच खेले गए हैं, जिसमें से 7 में टीम इंडिया ने जीत हासिल की है, जबकि 8 मैचों में उसे हार का सामना करना पड़ा है। महिला क्रिकेट की बात करें तो भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चौथा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज लखनऊ में सुबह 9 बजे से खेला जाएगा। दक्षिण अफ्रीका की टीम 2-1 से इस श्रृंखला में आगे है। निखिल कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। जम्मू कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर और उसके आसपास के इलाकों में सक्रिय 9 आतंकवादियों और उनके सहयोगी की सूची जारी की है। राज्य पुलिस ने इन आतंकवादियों के बारे में सूचना देने वालों के लिए इनाम की घोषणा भी की है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और रवि, आप बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है? धन्यवाद चंद्रिका। आज प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने हवाई यात्रा के दौरान कड़े निर्देशों की चर्चा को महत्व दिया है। लिखा है, नाक से नीचे मास्क होगा तो हवाई यात्रा की अनुमति नहीं। चेतावनी के बाद भी अगर कोविड नियम तोड़े तो यात्रा पर प्रतिबंध लगेगा। जनसत्ता ने वैज्ञानिकों का मंथन शीर्षक से पहले पन्ने पर विचारात्मक आलेख में लिखा है, कोविड नियमों के पालन से रुकेगा संक्रमण। लोगों के ढीले रवैये के कारण ही मामले बढ़े हैं। अखबार लिखता है, टीके से कोरोना की नई लहर भी काबू में आ सकती है। दैनिक भास्कर ने विशेष शीर्षक से पहले पन्ने पर खबर दी है, 28 जून से अमरनाथ यात्रा। इस बार सभी अखाड़ों को न्योता भेजेंगे। श्रीनगर से पवित्र गुफा तक हेलीकॉप्टर। अखबार लिखता है, लगातार 2 वर्ष व्यवधान के बाद इस बार पूरे 56 दिन चलेगी यात्रा। राष्ट्रीय सहारा ने विशेष आलेख में डेटा का दुरुपयोग रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपायों पर विस्तार से चर्चा की है। अखबार लिखता है, सरकार ने राष्ट्रीय ई-कॉमर्स नीति का प्रारूप पेश करने से पहले लगातार अंतर मंत्रालय बैठकों में विचार विमर्श किया। जनसत्ता ने सुप्रीम कोर्ट की इस व्यवस्था को मुख्य पृष्ठ पर दिया है कि राज्यों में निर्वाचन आयुक्त स्वतंत्र व्यक्ति होंगे। राजस्थान पत्रिका ने पहले पन्ने पर लिखा है, आज से पटरी पर दौड़ेगी लग्जरी गोल्डन चैरियट। सभी आधुनिक सुविधाओं से सुनिश्चित ये गाड़ी कर्नाटक, गोवा, केरल और पुदुचेरी के मुख्य पर्यटन स्थलों को जोड़ेगी। प्रति व्यक्ति किराया होगा लगभग 2,40,000।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्ष से बातचीत की। उन्होंने द्विपक्षीय और सामयिक मुद्दों तथा आपसी सहयोग पर चर्चा की। परीक्षा की तनाव मुक्त तैयारी के लिए प्रधानमंत्री के आपसी संवाद वाले कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के पंजीकरण का आज अंतिम दिन। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने मुकेश अंबानी के घर के पास मिले विस्फोटक से भरे वाहन के सिलसिले में सहायक पुलिस निरीक्षक सचिन वाजे को गिरफ्तार किया। भारत में लगभग 3 करोड़ लोगों को कोविड के टीके लगाए गए। नागर विमानन महानिदेशालय का निर्देश, चेतावनी के बावजूद मास्क पहनने से मना करने वाले यात्रियों को विमान से उतारें। 5 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार में तेजी। कांग्रेस ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए 21 उम्मीदवारों की सूची जारी की। राज्य में अब तक लगभग 100 करोड़ का सोना और नकदी जब्त। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 9 वांछित आतंकवादियों को उनके सहयोगियों के नाम जारी किए। इनकी सूचना पर इनाम की घोषणा। और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच अहमदाबाद में आज दूसरा 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैच होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।